हेलो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब सेफ़ होंगे, हेल्दी होंगे और प्लीज़ सेफ़ रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप 18 प्लस हैं यानी 18 साल से बड़े हैं तो जल्दी से जल्दी वैक्सीन को लगवा लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि जल्दी ही मैं आपके लिए आपका नेक्स्ट चैप्टर लेकर आ रही हूँ, तो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 12th में, जो है इंटीग्रेशन। मैंने आपको अभी से 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि किस तरह से जो इस बार क्लास 12th में हैं वो अपने इसी बार के एग्ज़ाम में यानी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में 100% स्कोर कर सकते हैं, और इसके अलावा जो अभी 11th में है वो अभी से कैसे ही अपनी बोर्ड की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो क्लास 11th वाले बच्चे हैं उन्हें भी चाहिए कि क्लास 12th की क्लासेस को साथ में थोड़ा थोड़ा देखते चलें। अब अगर आपके पास समय है तो आप नोट्स बना सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल क्लासेस को देखते चलिए। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 23 जुलाई को मेरा बर्थडे है, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि आप उसके पहले ही सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा 1000 प्लस कर देंगे और उसके बाद हम सब मिल करके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12th में अब शुरू होगा समाकलन यानी इंटीग्रेशन। अब आज की पहली क्लास में मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगी, और वो फॉर्मूले क्या होंगे, डिफरेंशिएशन के भी फॉर्मूले होंगे और इंटीग्रेशन के भी होंगे। यानी समाकलन में उपयोग होने वाले अवकलन के फॉर्मूले भी मैं आपको बताऊंगी और उसके साथ साथ समाकलन के भी फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले जो सबसे बेसिक बात है, क्योंकि आपने आज के पहले ना कभी अवकलन पढ़ा है ना कभी समाकलन पढ़ा है, तो जब बच्चे इन क्लासेस में पहुंचते हैं यानी जब 10th वाला बच्चा 11th में या 11th वाला 12th में पहुंचता है तो उन्हें कुछ चीज़ें बिल्कुल अलग ही मिलती हैं, बिल्कुल नहीं। तो उन्हीं चैप्टर में यानी उन्हीं बिल्कुल अलग टाइप के चैप्टर्स में हमारा समाकलन और अवकलन भी आता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि समाकलन और अवकलन होता क्या है और फिर इसे कैसे समझना है ये हम समझेंगे। अब इसके साथ मैं और बता दूँ आपको कि मेरे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस समय इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनकी सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग चल रही है, तो उनकी क्लासेस में भी मतलब समाकलन और अवकलन की ज़रूरत पड़ती है, इंटीग्रेशन उन्हें भी पढ़ना होता है। तो इसी तरीके से आपकी क्लासेस जो है वो बहुत जगहों पर फ़ायदेमंद है। ये केवल आपकी 12th क्लास की क्लासेस नहीं है, इसके अलावा IIT की प्रिपरेशन करने में भी आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। उसके अलावा आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि प्रायिकता की ज़रूरत पड़ेगी और क्रमचय संचय, ये चैप्टर है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसके अलावा मैंने समुच्चय सिद्धांत पढ़ाया तो उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, मैंने आपको बताया था। इसी तरह से और भी कुछ हैं, जैसे कि बीटेक कोई कर रहा है तो उसे भी पढ़ना है, जो बीटेक का फर्स्ट ईयर होता है उनमें ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो आप अपने उन दोस्तों और भाई बहनों को भी इन क्लासेस को शेयर कर सकते हैं जो इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं हर क्लास के पहले आपको या हर चैप्टर के पहले आपको बता देती हूँ कि ये किस किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। और इसके अलावा जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं यानी कि BSc या MSc कर रहे हैं और या मतलब PG कर रहे हैं, उनके लिए भी क्लासेस इंपॉर्टेंट रह सकती हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो खैर उनको पढ़ना होता है, लेकिन उनको दूसरे तरीके से मेथड से पढ़ना होता है, पर कुछ चीज़ें यूज़ होती रहती हैं साथ में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अब यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख दिया, लेकिन सबसे पहले आपको समझना है कि अवकलन क्या होता है और समाकलन क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों का शाब्दिक अर्थ समझेंगे, इनकी जो मीनिंग होती है। अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिफरेंशिएट कर देना। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स में बांट करके उसमें हमें क्या करना होता है, उनको अलग अलग कर देना होता है। यानी कि जैसे आपके पास एक खेत है और आपका खेत बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको कई क्यारियों में बांट देना है। आप जानते हैं जब खेत में किसी भी चीज़ को बोया जाता है तो अलग अलग क्यारी बनाई जाती हैं और उन क्यारियों में बीजों को डाला जाता है। तो जैसे कि आपके पापा ने आपसे कहा कि एक खर्च बताइए, मतलब कि कुल खर्च बताइए कि कितना खर्च लगेगा आपके इस पूरे खेत की बुवाई में, यानी कि कितने रुपए के बीज लगेंगे।
तो पूरे खेत के में घूम घूम करके समझना कि कितने बीज बोए जाएंगे, क्योंकि आप बीजों को काउंट तो कर नहीं सकते। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे गेहूं है, धान है, ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं, तो आप पूरे 1 बीघे के खेत में पड़ने वाले बीजों को काउंट नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने खेत को अपनी सुविधा के हिसाब से जितने छोटे पार्ट्स में चाहे उसे तोड़ सकते हैं या काट सकते हैं। अब तोड़ने काटने का मतलब ये नहीं है कि आप एक चाकू लेंगे और केक की तरह अपने जो खेत को काट देंगे। जैसा कि आपने देखा है कि ग्लोब आप जानते होंगे, पृथ्वी का एक मानक चित्र होता है, यानी एक गोल आकृति का हमारे पास एक बॉल जैसी होती है, और उसके ऊपर क्या होता है, सारे कॉन्टिनेंट, यानी जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट हैं और जितने भी ओशियन हैं, यानी जितने हमारे महाद्वीप हैं और जितने महासागर हैं, उनको दिखाया जाता है, और उनमें कुछ रेखाएं भी आप देखते हैं। तो वास्तव में आपने अपनी धरती पर कहीं भी रेखाएं नहीं देखी, लेकिन वो रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक। तो उसी तरह हम अपने खेत को काल्पनिक रेखाओं से, यानी इमेजिनरी लाइन से बांट लेंगे। अब एक जगह पर लगने वाले बीज, चाहे तो अगर बड़े बीज हैं तो हम उन्हें काउंट भी कर सकते हैं, या हम उन्हें किलो के हिसाब से तोल सकते हैं, और तोलने के बाद क्या बता सकते हैं कि पापा 1 स्क्वायर फीट में इतने बीज लगे थे और पूरा हमारा खेत इतने स्क्वायर फीट का है, तो हम मल्टीप्लिकेशन करके ये बता सकते हैं कि कितने कुल बीज लगेंगे। तो अवकलन क्या कर रहा है, आपकी कैलकुलेशन को छोटा कर रहा है। यानी आपने देखा कि अवकलन की वजह से आपको पूरे खेत के चक्कर लगा लगा कर एक एक बीज नहीं काउंट करना पड़ा। आपने क्या किया, बहुत ही आसानी के साथ अपने एक छोटे से हिस्से का अध्ययन करके अपने पूरे खेत की प्रॉपर्टी को पता कर लिया। तो इसी तरह से हमें क्या करना होता है, इसी तरह जो हमारा समाकलन होता है उसमें भी हमें यही मेथड अप्लाई करना होता है। बस समाकलन में क्या होता है, इससे उल्टा होता है। समाकलन में क्या होता है, आपको एक छोटे क्षेत्र की प्रॉपर्टी दी होती है, और उसी छोटे क्षेत्र की प्रॉपर्टी को आपको क्या करना होता है, पूरे बड़े क्षेत्र का अध्ययन कर लेना होता है। यानी अवकलन में आपने इसको फाइंड किया, यानी निकाला अपने आप, और उसके बाद में समझ लिया कि इसका क्या होगा प्रॉपर्टी, और उसमें क्या होगा, आपको छोटे छोटे बहुत से क्षेत्र दिए होंगे, उनको आपको आपस में जोड़ देना है। यानी जो ये आपका तरीका होगा खेत के बीज गिनने का या उन्हें पता लगाने का, इसमें अवकलन और समाकलन दोनों आ जाएंगे। अवकलन तब होगा जब आप अपने खेत को इमेजिनरी लाइन से बांटेंगे और बांटकर उसके एक छोटे हिस्से का अध्ययन करेंगे, तो ये हो गया अवकलन। अब अवकलन के बाद जो आपका छोटे से हिस्से का जो आंसर आया, यानी जितना भी बीज उसमें लगा, उसको जब आप बड़े वाली संख्या से पूरा गुणा करेंगे, यानी इसमें जितने ब्लॉक बन रहे हैं उनकी संख्या से गुणा करके उसको पूरा संकलित जब करेंगे, तो उसी को हम समाकलन कहते हैं। यानी समाकलन का मतलब क्या होता है, सबको सम कर दिया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है, और अवकलन में क्या किया जाता है, उनको बांट दिया जाता है। तो कुल मिलाकर इसको कैलकुलेशन, या इसी को कैलकुलेशन कहते हैं आप, यानी जानते हैं कि इसी को हम क्या कहते हैं, कैलकुलेशन कहते हैं। और इसको इंग्लिश में अब आपकी एक ही बुक चलती है और उसमें एक ही चैप्टर होता है, जबकि हमारे टाइम पे अलग अलग बुक्स चलती थी, तो उसमें जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन था उसे हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे कलन, यानी कि कैलकुलस नाम से होता था। और इस कैलकुलस का मतलब क्या होता था, कैलकुलेशन को आसान करने वाली ट्रिक। तो ये आपका जो गिवन मेथड होता है, ये क्या करता है, आपकी कैलकुलेशन को इजी बना देता है। तो अब हमने समझ लिया कि अवकलन और समाकलन क्या होते हैं। अब इसके बाद में हम इसे कैसे करते हैं, यानी कि क्या इनके फॉर्मूले होते हैं, हम वो समझते हैं। एक एक करके हम सारे फॉर्मूले समझेंगे। सबसे पहले हम अवकलन के सूत्र पढ़ेंगे, क्योंकि वास्तव में अवकलन आने पर ही हम समाकलन कर सकते हैं। अवकलन के सूत्र, जैसे आपने देखा कि पहले आपको खेत को छोटे हिस्सों में बांट करके उसकी कैलकुलेशन करनी थी और बाद में उसको बड़े स्तर पर करना था। तो समाकलन आप तभी कर सकते हैं जब पहले आपने अवकलन कर लिया हो। तो अवकलन के सूत्र कौन कौन से होते हैं, हमें पहले वो समझना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हमें चर पद मिलते हैं। चर पद का मतलब क्या होता है, कुछ बदल जाने वाले टर्म्स, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, इस तरह के पद क्या होते हैं जिनका हर क्वेश्चन में एक अलग आंसर आता है। तो हम क्या करते हैं, अपने अवकलन को हमेशा एक्स की रिस्पेक्ट में मानते हैं। एक्स की रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट मतलब आप जानते हैं इज्जत, यानी कि
हम जब भी अपने किसी भी संख्या का, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का, किसी भी फलन का जब हम समाकलन करेंगे या अवकलन करेंगे तो उसकी रिस्पेक्ट में क्या होगा, x होगा, यानी x के हिसाब से हम करेंगे। और यही जो हमारा x होता है, यही हमारा जो सबसे छोटा हिस्सा हमने माना था, यानी खेत का जो सबसे छोटा टुकड़ा था वही हमारा x होता है। यानी कि जो हम सबसे छोटा हिस्सा मानते हैं उसी को हम x एज्यूम कर लेते हैं। ये x कोई नई चीज़ नहीं होती है। अब x की रिस्पेक्ट में होता है, तो इसीलिए जैसे कि सबसे पहले अगर आपको x का ही अवकलन करना हो, यानी आपको x ही दिया है और उसी का आपको अवकलन करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अवकलन होता है इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं। जब भी किसी चीज़ का अवकलन करना होगा तो हम d/dx लिखते हैं। स्मॉल d अपॉन में स्मॉल d इंटू एक्स, इंटू नहीं होता, ये dx एक साथ में लिखा जाता है, d/dx, और ब्रैकेट में वो चीज़ लिख देते हैं, वो संख्या, वो चर या जो भी चीज़ होती है जिसका हमको अवकलन करना होता है उसे हम लिख देते हैं। इसी तरह जब समाकलन होता है तो क्योंकि हम जानते हैं कि समाकलन में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। हम जानते हैं कि इसमें हम बांटते हैं, इसीलिए बांटने की वजह से इसमें d/dx लिखा जाता है। बटे मतलब उसके कई हिस्से कर दिए जाते हैं। और समाकलन में हम समाकलित करते हैं, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, d इंटू जिस चीज़ का हमें समाकलन करना होता है उसे हम लिख लेते हैं, या जो भी चीज़ होती है हमारी उसको क्या लिखते हैं, यही जैसे ये चर है और इंटू dx पीछे लगा दिया जाएगा और आगे ये सिंबल एक लगाया जाता है s जैसा। पूरा s नहीं होता, इस तरह आपको नहीं लिखना है, हल्का सा कर्व करके इस लाइन को ऐसे लिखना होता है और ये हमारा समाकलन का सिंबल होता है। और इसके बाद जिस चर का हमको समाकलन करना है वो, अब जैसे कि यहाँ पे चर के बटे में dx था, यहाँ पे चर के गुणे में होता है, यानी हमारा जो भी वेरिएबल होगा उसके अपॉन में अगर dx है तो हमें अवकलन करना है, और अगर इंटू में dx है तो हमें समाकलन करना है। और समाकलन की सबसे बड़ी पहचान तो ये चिन्ह है, जबकि अवकलन में ऐसा कोई चिन्ह यूज नहीं होता है। तो आइए जल्दी से हम अपने फॉर्मूले पढ़ते हैं। इतना आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों चलिए जल्दी से हम चलते हैं और अवकलन के कुछ सूत्रों को देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या नोट करना है, अवकलन के सूत्र। अवकलन के सूत्र यानी कि फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आप जानते हैं कि जो सूत्र हैं उनमें कोई भी फर्क नहीं है, वो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हैं चाहे हिंदी मीडियम वाले। यहाँ पर आप फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं अपने हिसाब से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अवकलन के सूत्र क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अवकलन को पढ़ना या समझना समाकलन को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला बनता है d/dx x। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें x का ही अवकलन करना हो और x के रिस्पेक्ट में ही करना हो, अपॉन में x लिखा है तो उसका मतलब x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। ठीक है, हम इसे कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर हिंदी वाले से क्या कह सकते हैं, x के सापेक्ष x का अवकलन, x के सापेक्ष x का अवकलन, ये होता है 1। यानी किसी भी चीज़ के सापेक्ष अगर उसी चर का अवकलन या समाकलन किया जाएगा तो उसका मान 1 होगा। समाकलन में भी 1 हो जाता है, समाकलन में नहीं होता, अवकलन में 1 हो जाता है। जैसे कि कहीं कहीं आपको d/d थीटा भी मिल जाएगा, यानी जरूरी नहीं कि हम हमेशा x ही रखें, लेकिन यूजुअली हम x रखते हैं, वरना आप अपॉन में कोई भी चीज़ ले सकते हैं, किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में हम कर सकते हैं। अब जैसे थीटा क्या है, हमारा एंगल है। अगर मान लीजिए किसी चीज़ को, कोई गोलाकार चीज़ है जिसे हमें नापना है, तो समाकलन जब हम करेंगे तो किससे करेंगे, थीटा से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी गोल वस्तु होती है उसमें क्या बनता है, थीटा एंगल बनता है। तो इसी में हम क्या करेंगे, इसे अपने छोटे छोटे एंगल्स में बांट लेंगे और जो सबसे छोटा एंगल होगा उसी के रिस्पेक्ट में पूरे का हम अवकलन या समाकलन कर सकते हैं। अब इसी तरह जब हमें चौकोर किसी चीज़ का करना होता है, जैसे हमने देखा अभी चतुर्भुज हमारा था, एक हमारा खेत जो था, उसमें हम क्या करते हैं, लंबाई या चौड़ाई के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर जब हम x के सापेक्ष x का ही अवकलन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ऊपर भी आपको dx ही मिला है और नीचे भी आपको dx मिला है। अब dx से dx कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, सिंपली आपको पता है कि किसी भी चीज़ से जब दूसरी चीज़ कट जाएगी तो 1 आ जाएगा।
तो इसीलिए x का x के सापेक्ष जब अवकलन होगा तो उत्तर में आपको 1 मिल जाएगा। ये आपका पहला सूत्र हो गया। अब इसी तरह दूसरा सूत्र आप नोट करिए, d/dx x की पावर n+1 अपॉन n+1। अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो x की पावर n आ जाएगा। ठीक है, x की पावर n आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा ये मैं आपको बताती हूँ। इसका तो मैंने बता दिया कि ऊपर dx आ गया, नीचे dx आ गया, दोनों कैंसिल होगा और 1 आ गया। ठीक है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, या आप इसको इस तरह से ना लिख करके सीधा सूत्र ही लिख लीजिए कि जो अवकलन का सूत्र होता है किस तरह से हम करते हैं। x की पावर n बराबर, जब आप x की पावर n का अवकलन करेंगे तो किस तरह से हम अवकलन करेंगे ये देखते हैं। जब भी कोई x एक अचर पद दिया होता है, चर पद दिया होता है और उसकी पावर n होती है। अब n का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, x y z भी कुछ भी हो सकता है, और नीचे x की जगह पर क्या हो सकता है, x y z a b c कुछ भी हो सकता है। तो जब किसी भी अचर की घात कोई होगी और उसका हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आगे n आ जाएगा, गुणे x रहेगा, और x की जो पावर थी, पावर क्या थी, n थी, उससे 1 कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सबसे मुख्य सूत्र है, यही आपका सबसे मेन फॉर्मूला है अवकलन का। अब क्योंकि आपको पता है कि समाकलन आप तभी सीख सकते हैं जब आपको अच्छे से अवकलन आता हो, तो ये फॉर्मूला समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आपको हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई यानी अवकलन अपना करना है। जैसे मान लीजिए हमें x की पावर 5 का अवकलन करना हो तो अवकलन करने का सिंबल ही हो गया d/dx, इसको लगा दिया हमने। अब इसका मतलब है अगर d/dx किसी के आगे लगा है तो इसका मतलब हमें इसका अवकलन करना है, और हमें करना किसका है, x की घात 5 का। अब सूत्र क्या होता है हमारा, n x की पावर n-1, यानी सबसे पहले तो n आ जाएगा। अब n क्या है, इसमें 5 है तो n की जगह आ गया 5 इंटू x की जगह कुछ और आपको दिया नहीं तो x की जगह आपको x ही लिख लेना है, और उसकी पावर क्या है, n-1। अब n की जगह हमारे पास 5 था तो 5 - 1 हो जाएगा, यानी कि घात एक बार आगे आ जाती है और उसके बाद घात में से 1 घट जाता है। जो भी x की पावर होगी वो आगे आ जाएगी x के इंटू में, और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 × x की पावर 4, यानी जब x की घात 5 का हम अवकलन करेंगे तो 5 × x की घात 4 हमें प्राप्त होगा। अब ये हमारा इसी फॉर्मूले से आया है। इसके बाद में कुछ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं, हम जानते हैं जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है। अगर इनका हम अवकलन करें तो क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले d/dx साइन x, अब यहाँ साइन थीटा नहीं लिया जाएगा क्योंकि अगर आपने यहाँ थीटा लिखा तो यहाँ भी आपको थीटा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप उसी चीज़ के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं जो चर आपको यहाँ पर दिया हुआ हो। तो जब आप साइन x का करते हैं तो उत्तर में आ जाता है cos x। इसी तरह अगर हम cos x का करें, यानी अगर हमने यहाँ साइन x का अवकलन किया तो cos x आया उत्तर में। अगर हम cos x का करते हैं तो माइनस साइन x आता है। अब याद रखिएगा जब आप साइन x का करेंगे, साइन पहले आता है cos बाद में आता है, तो जब साइन x का करते हैं तो प्लस में cos x आता है, जबकि जब cos x का करते हैं तो माइनस में साइन x आ जाता है। अब इसी तरह अगर हम साइन और cos से मिलकर क्या बनता है हमारा tan x, साइन x बटे cos x करके बनता है tan x। तो जब हम tan x का अवकलन करते हैं तो उत्तर में आता है sec स्क्वायर x। ठीक है, अब इनके क्या वजह होती है ये हमें नहीं समझना है, ये हमारे फॉर्मूले हैं, इनको हमें एज इट इज़ रटना है। अब इनको आप ऐसे रट नहीं सकते, जब आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे अपने आप आपको याद होते जाएंगे। जल्दी से नोट कर लेते हैं, इतना नोट कर लीजिए बच्चों, इतने फॉर्मूले का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे के फॉर्मूले मैं आपको लिख करके प्रोवाइड कर देती हूँ वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ तो बच्चों मैंने आपके लिए बोर्ड को प्रिपेयर कर दिया है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और
अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपने जो हमारे समाकलन के फॉर्मूले हैं उन्हें सीखेंगे। मैं चाहती तो आपसे कह देती, आपकी बुक में फॉर्मूले लिखे हुए होंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप सब बहुत आलसी होंगे, मेरी ही तरह मैं भी ऐसा ही करती थी। अगर टीचर जिस चीज़ को नहीं पढ़ाते थे उसे मैं छोड़ ही देती थी, तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपको ये भी ज़रूर समझा दूँ। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब इसके बाद में आपके 2 फॉर्मूले बचे, हम जल्दी से उन्हें भी नोट कर लेते हैं। हाँ तो बच्चों, ये 2 आपके लास्ट फॉर्मूले हैं, और आप जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में हमें पढ़ने हैं समाकलन के फॉर्मूले। तो समाकलन में कुछ ही ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपके एक्स्ट्रा हैं, और वो फॉर्मूले आपको जब आपका चैप्टर चलेगा उसके पहले पढ़ाए जाएंगे। उनको पहले से नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इतने डिफ़िकल्ट टाइप के हैं, यानी कि डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा लेंदी है, तो वो आपको ऐसे वैसे भी नहीं याद होने वाले, और वो मेन यानी फंडामेंटल जो फॉर्मूले हैं उनमें आते भी नहीं हैं। तो इतने फॉर्मूले आपके लिए बहुत हैं, इतने ही आपको समाकलन में पढ़ने हैं। अब कल हमारी क्लास वेस्ट ना हो, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि समाकलन और अवकलन में कुछ भी फ़र्क नहीं है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसलिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि d/dx a की पावर x अपॉन log a का अवकलन क्या होता है, a की पावर x होता है। यानी कि अगर आप इसका अवकलन करेंगे, कहीं भी a की पावर x लिखी होगी, अपॉन में log a लिखा होगा। अब आप सोचेंगे ये आपको बहुत अटपटा लग रहा होगा log और ये सब चीज़ें, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो इसका अवकलन करने पर a की पावर x आता है। तो इसी तरह अगर हम a की पावर x का समाकलन करें, ठीक है, इधर हमने इसका अवकलन किया तो उत्तर में ये आया। अब अगर हम इसका समाकलन करें तो उत्तर में आएगा। यानी कि हम जानते हैं कि समाकलन के लिए हमें, जैसे यहाँ अवकलन के लिए आगे d/dx लगाया जाता है, उसी तरह समाकलन के लिए आधा s लगाया जाता है और उसके पीछे dx भी लगाया जाता है। तो अब ये हो गया समाकलन a की पावर x का। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो अपॉन में मतलब आंसर में हमें a की पावर x अपॉन log a मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ आप देख रहे हैं कि जब आपने log x का अवकलन किया, d/dx का मतलब क्या है, log x का अवकलन हो रहा है, तो आपको उत्तर में 1/x मिला। तो इसी तरह अगर आप 1/x का समाकलन करें, 1/x का समाकलन कब होगा, जब हम इसमें आगे ये चिन्ह लगा देंगे और पीछे dx लिख देंगे, तो उत्तर में आपको क्या मिलेगा, log x मिलेगा। यानी जिस चीज़ का अवकलन करने पर जो चीज़ मिलती है उत्तर में, उसी उत्तर का जब समाकलन करते हैं तो हमें फिर से हमारा अवकलन वाला उत्तर मिल जाता है। यानी ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक चीज़ को लीजिए, उसका अवकलन कीजिए, जो चीज़ आपको उत्तर में मिलेगी उसी का फिर समाकलन करेंगे तो आपको फिर से अपना वही पहले वाली जो भी हमने ली थी, जो भी हमारा नंबर था, जो भी हमारा फलन था, वो हमें फिर से मिल जाएगा। तो अब हम अपनी कल की क्लास को वेस्ट ना करके क्या करेंगे, क्योंकि समाकलन और अवकलन के सूत्रों को हमने एक साथ ही समझ लिया, अब इसके बाद में हम डायरेक्ट अपने चैप्टर पर चलेंगे और समझेंगे कि समाकलन क्या होता है। और मैं आपको बता दूं कि क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब जो आपकी क्लासेस चलने वाली हैं ये आपके पूरे मैथमेटिक्स का सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी है। अभी तक आपने मैट्रिक्स को पढ़ा, मैट्रिक्स और उसके साथ डिटर्मिनेंट जब हम पढ़ेंगे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को मिला करके हमारा जो बनेगा वो भी इतना पावरफुल नहीं होगा जितना हमारा जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मिला करके जितने नंबर हमारे बन सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िए, और क्लास 11th वालों के लिए भी मेरी सजेशन है तो कि वो अभी से इन क्लासेस को देखते रहें, ताकि उनको क्लास 12th में पहुंचने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो तब तक के लिए सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा जल्दी से 1000 प्लस कीजिए, ताकि हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर सके अपने यूट्यूब चैनल पर ही। वैसे भी मैं आपकी लाइव क्लासेस लेना चाहती हूँ अलग कहीं टीचमेंट ऐप पर, या फिर मैं जल्दी ही लैपटॉप की व्यवस्था भी कर रही हूँ। तो जो भी चाहते हैं लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना, उसके अलावा हमारे PDF वाले चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो वो क्या करें, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों की लिंक दी हुई होती है, तो आप जल्दी से उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।